हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्लॉट पैराडॉक्स में, जहां हम आपकी पसंदीदा फिल्मों की कहानी एक्सप्लोर और रिव्यू करते हैं। आज हम आपको एक अंतरिक्ष यात्रा पर ले जा रहे हैं 2015 की हॉलीवुड फिल्म द मार्शियन के साथ। तो शुरू करते हैं। साल होता है 2035। प्लेनेट मार्स, असीडालिया प्लेनिशिया, नासा के एरिस 3 मिशन की लैंडिंग साइट, जहां कुछ एस्ट्रोनॉट्स मार्स की मिट्टी का एग्जामिन करने के लिए गए हुए हैं। वो लोग काम करने के दौरान एक दूसरे से बहुत हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक उन्हें एक बहुत बड़ा तूफान का सिग्नल मिलता है जो बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। इसीलिए वो लोग मिशन को बंद करके वापस अर्थ की तरफ रवाना होना चाहते हैं और इसीलिए वो लोग अपना हैप छोड़कर स्पेसशिप में जाने लगते हैं। और उसी वक्त बहुत जोर का तूफान की वजह से उनके क्रू मेंबर्स में से एक क्रू मेंबर, जिसका नाम मार्क वॉटनी होता है, जो एक बॉटनिस्ट भी है। दरअसल बॉटनिस्ट वो होता है जिसने पौधों की पढ़ाई की हुई है। मार्क वॉटनी से कुछ मलबा टकराता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन बहुत तेज तूफान और बहुत धूल मिट्टी की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है कि वो कहाँ जाकर गिरा है। तो वो लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश तो करते हैं, पर कांटेक्ट हो नहीं पाता है। इसीलिए सबको लगता है कि वो मारा गया है और सब भारी मन से अपने स्पेसशिप, जिसका नाम हर्मीज होता है, उसमें लौट आते हैं। हालांकि उनका कमांडर वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन सब क्रू मेंबर की जान बचाने के लिए उन्हें जाना पड़ता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर यह बताया जाता है कि मार्स पर बहुत तेज तूफान की वजह से सबको लौटना पड़ता है, लेकिन एक हादसे की वजह से मार्क वॉटनी मारे जाते हैं। लेकिन तभी हमें मार्स दिखाया जाता है और हम मार्क को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा है। वो बेहोश पड़ा है और उसके सूट में से लो ऑक्सीजन लेवल की सिग्नल आ रहा है। और तभी वो अचानक होश में आ जाता है, पर वो देखता है कि वो बहुत घायल है, पर कैसे भी करके वो अपने हैफ की तरफ वापस जाता है। फिर ठीक होने के बाद वो ये सोचता है कि कैसे यहाँ सरवाइव किया जा सके, क्योंकि नेक्स्ट मिशन मार्स पर आने के लिए 4 साल लगेगा। तब तक उसे जिंदा रहना इस प्लेनेट पर। अब वो पूरे मार्स पर एक अकेला इंसान है। सोच के देखिए दोस्तों, वो फीलिंग कैसा होगा जब एक पूरे ग्रह में सिर्फ आप अकेले हों। उसके पास खाना तो होता है, क्योंकि नासा जितना खाना लगता है उससे ज्यादा ही भेजता है, लेकिन वो खाना 4 साल के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, काफी नहीं है 4 साल के लिए। इसीलिए अब वो अपना बॉटनी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता है। वहाँ हैब में उसे कुछ आलू के बीज मिलते हैं और वो अपनी स्टूल यानी अपनी मल और मार्स की मिट्टी को मिलाकर खाद बनाता है और एक ग्रीन हाउस की तरह चेम्बर में खेती करता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि खेती करने के लिए उसे तो बहुत सारा पानी चाहिए, और लकीली उसे पता भी होता है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाकर पानी बनाया जा सकता है। इसके लिए वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेकर से ऑक्सीजन लेकर एक खास तरीके से उन्हें जलाता है और उससे पानी भी बनता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वहाँ एक अचानक से जोर का ब्लास्ट होता है और फिर उसे एहसास होता है कि उसने उस ऑक्सीजन का ध्यान नहीं रखा था जिससे वो सांस ले रहा था। इसलिए फिर से वो अपना स्पेस सूट पहनकर पानी बनाने की कोशिश करता है और इस बार वो सफल हो जाता है। और हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि उस मिट्टी से छोटे छोटे आलू के पौधे निकल रहे हैं। और फिर इसके बाद हमें अर्थ दिखाया जाता है। मिशन कंट्रोल नासा जॉनसन स्पेस सेंटर के सैटेलाइट कम्युनिकेटर मिंडी पार्क को, जो कि मार्क वॉटनी का लोकेशन ट्रैक करते हैं। और वो एक अजीब चीज देखते हैं। वो देखते हैं कि मार्स में एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो रोवर का यूज होता है, मतलब रोवर एक गाड़ी की तरह है जिससे कि आप प्लेनेट की एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो वो रोवर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है और जो सोलर पैनल्स होते हैं वो भी एकदम बिल्कुल साफ होता है। तो ये बात वो अपने सीनियर्स को भी बताता है। उनमें से एक सीनियर होता है विंसेंट कपूर, जो कि मार्क वॉटनी को वापस लाना तो चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मार्क के क्रू मेंबर्स को ये बात पता चलनी चाहिए कि मार्क अभी भी जिंदा है। लेकिन नासा का जो डायरेक्टर होता है वो अभी कोई फैसला नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो लोग वापस आ रहे हैं उन्हें बहुत सदमा लगेगा कि वो लोग अपने साथी को छोड़ के आ गए। और उन्हें ये भी लगता है कि नेक्स्ट मिशन मार्स पर जाने तक मार्क तो भूख से वैसा भी मर ही जाएगा। लेकिन फिर ये बात अर्थ पर सबको बताया जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। और फिर हमें मार्स पर मार्क को दिखाया जाता है, जो ये कैलकुलेशन करता है कि 4 साल बाद जब एरिस 4 मिशन मार्स पर आएगा तो वो मार्स से 3200 किलोमीटर दूर लैंड होगा, मतलब 3200 किलोमीटर दूर आएगा,
तो उसके लिए चैलेंज अब ये है कि जब तक नेक्स्ट मिशन मार्स पर आएगा तब तक मार्क को वहां पर पहुंचना होगा। तो इसीलिए मार्क अपने दिमाग का यूज करता है। उसके पास 2 रोवर है। वो 2 नंबर के रोवर्स के कुछ पार्ट्स निकालकर रोवर नंबर 1 में अटैच कर देता है। इससे होता ये है कि रोवर नंबर 1 का जो पावर है वो डबल हो जाता है। और अब वो ये फैसला करता है कि इसी रोवर की मदद से वो 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और उधर पृथ्वी पे अब सब मार्क को वापस लाने का तरीका सोचना शुरू कर देते हैं। और इधर मार्क अपने उगाए हुए आलू को देखता है। वो बहुत बढ़िया हुए हैं, लेकिन मार्क जानता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं है अगर वो नासा से कांटेक्ट ही ना कर सके। इसीलिए उसे एक आइडिया आता है और वो 1997 में यूज हुए पाथफाइंडर को ढूंढने के लिए उस लोकेशन पर जाता है, जिससे कि वो नासा से कांटेक्ट कर सके। वो उस पाथफाइंडर को ढूंढने के बाद अपनी लोकेशन पर लेके आता है और उसे ठीक भी करता है और वो नासा से कांटेक्ट कर लेता है। और यहाँ मार्क बहुत खुश और इमोशनल हो जाता है, लेकिन ये कन्वर्सेशन बहुत स्लो होता है क्योंकि पाथफाइंडर सिर्फ स्टिल इमेजेस ही भेज सकता है, इसीलिए अल्फाबेट के जरिए ये बात करते हैं। लेकिन इसमें भी हर कन्वर्सेशन के बीच 32 मिनट्स का गैप होता है क्योंकि पाथफाइंडर को मैसेजेस भेजने के लिए 32 मिनट्स का टाइम लगता है। मतलब जब नासा या मार्क एक दूसरे से बात करेंगे तो हर क्वेश्चन के आंसर के लिए उन्हें 32 मिनट्स तक वेट करना होगा क्योंकि ये बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है। इसीलिए मार्क नासा की मदद से रोवर के सिस्टम को हैक करके उसे पाथफाइंडर से कनेक्ट करता है और अब वो मैसेजेस के जरिए नासा से बात करना शुरू करता है। और ये पल हम सबके लिए बहुत इमोशनल होता है क्योंकि तब सारी दुनिया देखता है कि एक अकेला आदमी मार्स पर कैसे जिंदा है और सब बहुत खुश होते हैं। अब पृथ्वी से एक प्रोब की लॉन्च की तैयारी की जाती है जिसमें कि एडिस 4 के मार्स पर जाने तक मार्स के लिए जो जरूरी सामान है वो भेजा जा सके। फिर हर्मीज के क्रू मेंबर्स को बताया जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है और वो लोग भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। सब कुछ ठीक भी चल रहा होता है। फिर हमें मार्स दिखाया जाता है जहाँ कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मार्क की हैब में एक जोर का ब्लास्ट होता है और मार्क का सारा आलू का फसल बर्बाद हो जाता है। और दूसरी तरफ पृथ्वी से मार्क के खाने के लिए जिस प्रोब को लॉन्च किया जाता है वो भी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि सब लोग बहुत हताश हो जाते हैं और फिर चाइना नासा की मदद करने के लिए आगे आता है क्योंकि उनके पास बूस्टर्स रेडी होते हैं। एक्चुअली गाइस बूस्टर्स वो होते हैं जिसकी मदद से प्रोब को लॉन्च किया जा सकता है, जिनकी मदद से नासा फिर से ये नया प्रोब बहुत जल्दी लॉन्च कर सकता है। इधर नासा में ही एक एस्ट्रोडायनामिक्स को दिखाया जाता है जिसका नाम है रिच पर्नल। एस्ट्रोडायनामिक्स उसे कहते हैं जिसे ग्रहों और स्टार्स के रास्ते के बारे में बहुत कुछ पता होता है। वो सबको बताता है कि सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि हर्मीस जो कि मार्स से अर्थ पर आने वाला स्पेसशिप है वो अर्थ पर ना रुककर अर्थ के ऑर्बिट का एक चक्कर लगाकर, जिसे हम स्लिंगशॉट भी कहते हैं, अर्थ से जो प्रूफ जाने वाला था उसे स्पेस में ही कैच करके वापस मार्स की तरफ रवाना हो सकता है। इससे ये होगा कि वक्त तो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा लेकिन मार्क सही सलामत और बहुत जल्दी अर्थ पर वापस आ सकता है। लेकिन नासा के जो डायरेक्टर होते हैं वो इस प्लान के खिलाफ होते हैं क्योंकि वो एक एस्ट्रोनॉट के लिए बाकी एस्ट्रोनॉट्स की जान की बाजी लगाना नहीं चाहते। लेकिन किसी ने चुपके से ये मैसेज हर्मीस के एस्ट्रोनॉट्स को भेज देते हैं और वो सब एस्ट्रोनॉट्स अपने साथी की जान बचाने के लिए इस प्लान पर राजी हो जाते हैं और नासा के खिलाफ जाकर मार्क को बचाने के लिए मार्स पर जाने के लिए रेडी होते हैं। और फिर ऐसा ही होता है, हर्मीस उस प्रोब को स्पेस में ही पिक करके अर्थ का स्लिंगशॉट लगाकर मार्स के लिए रवाना हो जाता है। और फिर 7 महीने बाद हमें मार्स दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि खाने की कमी की वजह से मार्क एकदम दुबला पतला हो गया है और अब वो एरिस 4 की मिशन साइट पर जाने के लिए निकल पड़ता है। और कुछ दिन बाद वो एरिस 4 की लैंडिंग साइट पर पहुंच जाता है। दरअसल नासा हर मिशन के 3 साल पहले ही उस मिशन का सब जरूरी सामान मैप के साथ मार्स पर भेज देता है। तो एरिस 4 का जो मैप है वो अब तक मार्स पर पहुंच गया है। तो अब नासा का प्लान ये है कि जो हर्मीज है वो तो मार्स पर लैंडिंग नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए हर्मीज के पास उतना फ्यूल नहीं है। तो मार्क को ही एरिस 4 में जो मैप यूज होने वाला होता है उसे ही स्पेस में ले जाना होगा।
और वहाँ हर्मीज के यानी मार्क के क्रू मेंबर्स उसे कैच कर लेंगे। लेकिन उस मैप का वेट बहुत कम होना चाहिए। इसके लिए इस मैप से सब कुछ निकालना होगा। मैप का विंडोज को निकालना पड़ेगा, विंडोज रूफ को निकालना पड़ेगा। इसके बदले एक पतला सा प्लास्टिक का कवर से उसे ढकना होगा। यहाँ तक कि उसका कंट्रोल सिस्टम भी निकालना होगा, यानी हर्मीज से उस मैप को कंट्रोल किया जाएगा। ये दरअसल स्पेस में किसी उड़ते हुए चीज को कैच करना, मतलब मार्क जिंदा बच भी सकता है और नहीं। और फिर वो पल आता है जब सारी दुनिया मार्क के रेस्क्यू मिशन के लिए सड़कों पर जमा होते हैं। और जब हर्मीज मार्क से कांटेक्ट करता है तो सब उसका आवाज सुनकर खुशी और इमोशनल हो जाते हैं और अब मैप को लॉन्च किया जाता है। और ये सीन इस मूवी का सबसे रोमांचक सीन होता है कि कैसे मार्क के क्रू मेंबर्स मार्क को हर्मीज में ले आते हैं। मैप के लॉन्च होने के बाद मार्स की एटमॉस्फेयर से बाहर जाते ही मार्क शोर के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बेहोश हो जाता है, क्योंकि उस वक्त मार्क को 12G का सामना करना पड़ता है। एक नॉर्मल इंसान 4 से 5 ग्रेविटेशनल फोर्स का सामना कर सकता है, लेकिन मार्क एक एस्ट्रोनॉट है, उसे इस सब की ट्रेनिंग दी गई है, इसीलिए मार्क सिर्फ बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो होश में आ जाता है, पर मैप की रफ्तार बहुत तेज है। इस स्पीड में उसे कैच कर पाना नामुमकिन लगता है और वो हर्मीज से बहुत दूर जा रहा होता है। लेकिन हर्मीज के कमांडर हार नहीं मानते, वो कैसे भी करके मार्क को वापस लाना चाहते हैं। इसीलिए मार्क अपने कमांडर से कहता है कि मैं अपने स्पेस सूट में एक छेद करके आयरन मैन की तरह उड़ के आपके पास चला जाऊंगा और आप मुझे कैच कर लेना। ये बात सबको बचकाना लगता है और सब हंस देते हैं, लेकिन हर्मीज के कमांडर कैसे भी करके मार्क को वापस लाना चाहते हैं। इसीलिए वो और बाकी के क्रू मेंबर्स हर्मीज के एक साइड में ब्लास्ट करते हैं ताकि हर्मीज के स्पीड को कम किया जा सके। तो वो बहुत स्लो हो जाता है और उनका कमांडर हर्मीज से निकलकर मार्क को कैच करने की कोशिश करते हैं, पर तब भी वो मार्क से बहुत दूर होते हैं और इसीलिए मार्क वैसा ही करता है। वो अपने स्पेस सूट में उसके हाथ के नीचे एक छेद करता है और वो आयरन मैन की तरह उड़ के उसके कमांडर के रोप को पकड़ लेता है और अब वो सही सलामत हर्मीज में पहुंच जाता है। और ये पल हम सब के लिए, यहाँ तक हम व्यूअर्स के लिए भी बहुत इमोशनल होता है कि कैसे एक आदमी इतने दिनों तक एक अनजान प्लेनेट पर अकेला अपने इंटेलिजेंस की बदौलत सरवाइव कर पाया। उसने हार नहीं मानी और आखिरकार वो बच गया। और फिर इस घटना के कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्क वाटनी अर्थ पर एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट प्रोग्राम का ट्रेनर बन गया है और वो नए एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर कभी स्पेस में फंस गए तो कैसे सरवाइव करना चाहिए। आखिर में द मार्शियन एक कहानी ही नहीं बल्कि साइंस और टीम वर्क की मीनिंग्स को भी दर्शाता है। मार्क के मार्स पर फंसने से लेकर अर्थ तक वापस आने का सफर यही दर्शाता है कि सिचुएशन कितनी भी गंभीर हो, पेशेंस और अपनी इंटेलिजेंस से हर मुश्किल दूर की जा सकती है। तो गाइस, आपको द मार्शियन कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और इसी तरह की और भी मूवीज एक्सप्लेनेशन और रिव्यू के लिए हमारे चैनल प्लॉट पैराडॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।